Okay. Good evening, everyone. In yesterday's session, we have completed transition elements. Transition element पूरा complete हो गया था. हमने first transition element के दो important compounds भी discuss कर लिए थे, potassium dichromate and potassium permanganate. Now today we are starting with the inner transition elements. मतलब D block हो चुका है, अब हम F block elements की तरफ जा रहे हैं. और देखिए बहुत सिंप्लीफाइड है, इसमें ज्यादा पार्ट जो है ना वो रिमेम्बरेंस वाला पार्ट है, मतलब याद करने वाली चीजें हैं. तो हम फटाफट इसको क्विकली कवर करेंगे. और देखिए सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो एलिमेंट्स इन विच एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू n-2 f ऑर्बिटल्स. ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग n-2 f ऑर्बिटल में होता हो, दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है n-2 f 0 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2. प्लीज इस जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, दिस इज वेरी मीनिंगफुल. कभी कभी मैंने देखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है ये, और स्टूडेंट कंफ्यूज होके यहाँ वाले पार्ट में बहुत एरर कर देते हैं. 0 to 1 की जगह पे वो या तो ये स्किप ही कर देते हैं, या D1 लिख देते हैं, या D1 to 10 लिख देते हैं. तो उन सारे कंडीशन में गलत हो जाएगा. ये जो दिख रहा है वही स्पेसिफिक इसकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और आपको ये एग्जैक्ट वैसा ही याद रखना होगा. ठीक है. 4f inner transition metals are known as lanthanides. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही बता दिया था कि if the electrons are being filled in the 4f orbital successively, then those 14 elements form parts of lanthanoid series. और lanthanoid series को हम lanthanides भी कहते हैं. Why they are called lanthanides? Because these 14 elements just follow after lanthanum. किसके बाद आता है ये? लैंथनम के बाद आता है. इसी तरह 5f इनर ट्रांजिशन मेटल्स को एक्टिनॉइड्स भी कहा जाता है. एक्टिनाइड्स और एक्टिनॉइड्स. और क्यों कहा जाता है? फॉर द सेम रीजन एज दे आर आफ्टर एक्टिनियम. क्योंकि ये 14 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स के एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? एक्टिनॉइड्स. और लैंथनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं, दे आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है. इसकी तरह तरह की मेमोनिक्स आप देखोगे, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा. आजकल सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, कई बार मैं अपने स्टेटस में पोस्ट करता रहता हूँ, है ना, वहां पे भी आपको मिल जाएगा. या फिर आप स्पेसिफिक थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो हो सकता है कि आप अपनी ही मेमोनिक्स इसमें बिल्ड कर लो. अपना बनाओगे मेमोनिक, वो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा. या फिर और भी कई सोर्सेस से गूगल कर सकते हो. लेकिन कोशिश करना है कि इसमें से ज्यादा का सिंबल नेम आपको याद रहे, ज्यादा का. ठीक है. बहुत ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं करना है इस पे. ऐसा नहीं कि इसी को लेके 4 दिन बैठे हुए, बट कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा का आपको सिंबल और नेम याद हो जाए. इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिस इज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ln3+. इनको लैंथेनॉइड्स को ना जनरल सिंबल दिया है Ln. द जनरल सिंबल ऑफ लैंथेनॉइड इज Ln, and the most common oxidation state of lanthanoid is +3. So in the +3 oxidation state, this electronic configuration is given. Also, this is the ground state electronic configuration. जैसे हम D block elements में देखे हैं that there is some exceptional cases in the electronic configuration. Same way, you will also find that the electronic configuration in lanthanoids and even in actinoids are not regular. You will find some anomalous or exceptional electron configurations there. So reason is due to the extra stability of F0, F7 and F40. ठीक है.
डी ऑर्बिटल में हमने सिर्फ हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल की ओवर स्टेबिलिटी और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि F0, F7 एंड F14 ये तीनों के तीनों स्टेट में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। अब इससे रिलेटेड जो है ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना हद तक हो सके प्रिपेयर करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहता है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है दैट विच ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिस्ट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट होता है? तो उसका आंसर है टर्बियम। व्हाई टर्बियम? व्हाई टर्बियम? तो लुक एट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Tb3+, इट इज 4f8 इन आउटर मोस्ट शेल। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 4f7 हो जाएगा, दैट इज व्हाई दिस फॉर्म्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसके बाद आपका यूरोपियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है ना। यूरोपियम से रिलेटेड भी उसके रिडक्शन पोटेंशियल को लेके क्वेश्चन रहता है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में क्वेश्चन रहता है। आप मुझे ये बताओ कि EU3+ और EU2+, इन दोनों में विच वन विल बी मोर स्टेबल? पहले ही सर्कल कर दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और ये सारा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इसमें आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। यस यस एग्जैक्टली। इसी तरह देखिए, मैंने यहाँ यूरोपियम के दो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे हैं, EU3+, EU2+। आपको दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो आप देखिए, ये रहा आपका यूरोपियम। यूरोपियम का दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गया तो ये बच जाएगा 4f7, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन गए तो ये हो जा रहा है 4f6। अब बताओ 4f7 ज्यादा स्टेबल या 4f6 ज्यादा स्टेबल? तो विच वन इज मोर स्टेबल? ठीक है, इसी तरह गैडोलिनियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है दैट EU3+ acts as a strong oxidizing agent. Why? Because on attaining +2 oxidation state by acceptance of electron, it attains more stable electron configuration. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि EU3+ यूरोपियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। EU3+ यूरोपियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा तो ये EU2+ बन जाएगा। गेन किया मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और क्यों EU2+ बनना चाहेगा? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसा ही क्वेश्चन रिलेटेड टू गैडोलिनियम भी पूछा जाता है। चलिए, एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ये डेफिनेशन जो है ना, थोड़ा लैंग्वेज इसी तरीके से लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। As the atomic number increases, each succeeding element contains one more electron in 4f orbital and one proton in the nucleus. जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 4f में बढ़ेगा और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा, राइट? कहां क्या सोच रहे हो? श्योर? The 4f electrons are ineffective in screening the outer electrons from the nucleus, causing imperfect shielding. यही चीज मैं आपको पहले दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं शील्डिंग में, कि ये जो 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4f इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज के अगेंस्ट शील्ड नहीं कर पाता। मतलब न्यूक्लियस का चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, they will pull the outer shell electrons toward it. As a result, there is a gradual increase in the nucleus attraction for outer electrons and consequently gradual decrease in the size will occur. इसी को हम कहते हैं lengthenite contraction. This is the best explanation of lengthenite contraction.
आपके क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज मेंट बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और आप वहां पे यही लिखोगे। डायग्राम में मैं क्या बनाऊंगा, मैं आपको शेल दिखाऊंगा, ऑर्बिटल तो दिखा नहीं पाऊंगा वैसा, है ना। देखिए इसमें आप ये समझिए कि एफ ऑर्बिटल जो है ना, वो एफ ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है। न्यूक्लियस से दूर होता है मतलब वो एटम के पेरीफेरी की तरफ होता है। तो एफ ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं रहेगा। तो न्यूक्लियस का चार्ज कहाँ ज्यादा बढ़ेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, एस इलेक्ट्रॉन्स पे, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एस ऑर्बिटल कंपैरेटिवली न्यूक्लियस से करीब होता है, क्लोज होता है। आप क्या सोच रहे हो कि न्यूक्लियस यहाँ है और ऑर्बिटल एक एक करके यहाँ 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 ऐसे आते हैं? नहीं, न्यूक्लियस यहाँ है और ऑर्बिटल कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ ऐसे है। हाँ, ऑर्बिटल क्या पढ़ा है आपने? हाँ, तो ऑर्बिट कॉन्सेप्ट तो नील्स बोर का कब का चला गया ना। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सोचो। अच्छा मैं बता दूंगा, चलिए अभी ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्लियर है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये क्वेश्चन कई बार आया, उस दिन भी हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे। देयर इज अ क्लोज रिसेम्बलेंस बिटवीन 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज। क्या रिसेम्बलेंस है? दे हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D ट्रांजिशन सीरीज इज हायर देन 3D एंड 4D ट्रांजिशन सीरीज। 5D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी 4D और 3D ट्रांजिशन सीरीज से ज्यादा है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थ्रू आउट लेंथेनाइड सीरीज देयर साइज हैज वेरी स्मॉल डिफरेंसेस, जिसकी वजह से एटॉमिक और आयनिक साइज सेम होने की वजह से प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होगी, और प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी तो उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, श्योर है? ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा ना, आ रहा है समझ में? पहले ये बताओ, ये समझ में आया? देखिए, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, है ना। नाउ थिंक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर इन दीज रीजन्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पे कहीं आपका 4f इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। अब ये 4f इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स से एक रिपल्शन फोर्स भी होगा इनके बीच, राइट। और दूसरी तरफ these have lesser attraction towards nucleus, है ना, because they are towards periphery of atom। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि न्यूक्लियस का चार्ज तो इसे अट्रैक्ट करने में यूज अप हुआ नहीं, न्यूक्लियस का चार्ज जो है इसको अट्रैक्ट करने में कंज्यूम नहीं हुआ, नलिफाई नहीं हुआ, तो ये चार्ज बढ़ा कहां रह गया? बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पे। और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये इसकी तरफ पुल होता जाएगा और साइज छोटा होता जाएगा। यही है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सर, 4f इलेक्ट्रॉन शील्डिंग नहीं करेगा 6s, वही तो बोल रहा हूं, नहीं कर पाएगा। 4f इलेक्ट्रॉन 6s इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4f के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से काफी दूरी पे हैं। 6s तो उससे ज्यादा। किसने कह दिया? s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। आप एटम के जो है ना गलत इमेजिन कर रहे हो, एटम का पिक्चर ही आप गलत सोच रहे हो।
आप अभी तक नील्स बोर मॉडल पे अटके हुए हो, आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को ध्यान में ही नहीं ला रहे हो। इसमें कोई ऑर्बिटल नहीं है, मैंने रैंडमली बताया है कि इस रीजन में मान लीजिए कि वो ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, है ना। ये कोई ऑर्बिटल नहीं है, ये ऑर्बिट्स हैं, ये शेल्स हैं, है ना। ऑर्बिटल का मतलब हुआ न्यूक्लियस के आसपास का वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 95% और उससे ज्यादा हो, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। प्रथम, आप एटम को गलत इमेजिन कर रहे हो। एटम हैज नो लॉन्गर द सेम नील्स बोर मॉडल। एटम को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ऑर्बिटल ऐसा नहीं है कि 6s ऑर्बिटल बाद में आएगा, 4f ऑर्बिटल पहले आएगा। एनर्जी के टर्म्स में कहा जाता है कि 4f हैज एनर्जी लेस एज कंपेयर टू 6s। 4f की एनर्जी 6s से ये ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है ना, पक्का? मैं जो बोल रहा हूँ उसमें हाँ कह दे रहा हूँ। कैसे ज्यादा होती है बोलो? हाँ, n प्लस एल रूल, 4f। 4 में n की वैल्यू है 4, n इज इक्वल टू 4, और f के लिए l की वैल्यू है 3, 4 प्लस 3 इज 7, और 6s में 6 प्लस l की वैल्यू 0, 6 प्लस 0 इज 6। इसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि ये बाद में आएगा, है ना। ये इसकी एनर्जी कम होने का मतलब ये नहीं कि ये पहले उसमें है ना। 4f इलेक्ट्रॉन 6s की शील्डिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन्स, एक तो सबसे पहली बात कि 4f जो है वो 4f ऑर्बिटल या कोई भी f ऑर्बिटल, कोई भी, वो न्यूक्लियस से फार अवे होता है ना, एटम के पेरीफेरी की तरफ होता है। तो जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बहुत वीक होगा, है ना, डिस्टेंस पे होने की वजह से। तो न्यूक्लियस का वो चार्ज कंज्यूम नहीं हुआ ना उतना। जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियस के पास जो है +10 चार्ज है ना, तो वो +10 चार्ज में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता 4f के, तो +10 से घट के कुछ कम होता ना, लेकिन वो तो हुआ नहीं, और ये चार्ज कहां बढ़ा रह गया? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे। बाहर वाला कौन? 6s। 6s इलेक्ट्रॉन्स पे ये ज्यादा रह गया। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स या s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोजर रहते हैं। s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, वो न्यूक्लियस से सबसे क्लोज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो और उसे अपनी तरफ और ग्रेटर फोर्स से पुल करेगा, और साइज क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। फिर मैंने इसी के कॉन्सिक्वेंसेस बताए कि 4f और 4d और 5d ट्रांजिशन सीरीज में देयर इज अ क्लोज रिसेम्बलेंस ड्यू टू दिस। अच्छा, तो मतलब जैसे 4f के कारण इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन हुआ, तो वो अट्रैक्शन 5d पे ज्यादा पड़ा, इसलिए वो 5d का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रहा है 3d और। हाँ, यस। Ionization energy of 5d transition series is higher than 3d and 4d transition series, और 4d और 5d ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साइज भी इसी वजह से सेम होते हैं। डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स। लेंथेनाइट्स को स्ट्रेट लेंथेनाइट्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। एक तो सिमिलर प्रॉपर्टीज की वजह से ये कहीं भी एक साथ मिलते हैं, मतलब आप कहीं भी माइनिंग वगैरह करोगे, लेंथेनाइट्स जहां मिलेगा तो 3-4 एलिमेंट्स एक साथ ही मिलेंगे और उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है। अब प्रथम, हैप्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पीज, दे हैव फेयरली लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। यस। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज अराउंड 600 किलोजूल पर मोल, and the second is about
1200 किलो जूल पर मोल। और ये जो 1200 किलो जूल पर मोल है ना, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कैल्शियम के सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से कंपैरेबल है। आपको पता है कैल्शियम कितना रिएक्टिव होता है, कोल्ड वाटर के सरफेस पे भी डालो तो रिएक्ट करता है, रूम टेम्परेचर पे भी वाटर सरफेस पे कैल्शियम डालो तो रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, फ्लोट करने लगेगा। जनरल लेंथेनॉइड्स का कहा जा रहा है, सारे का नहीं, कुछ ना कुछ तो वेरी करेगा, मतलब हाँ जनरल नियर अराउंड। कैल्शियम के सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज 1200 किलो जूल पर मोल और लेंथेनॉइड्स का भी 1200 किलो जूल पर मोल। समझ आया? ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेंथेनाइड्स हैव हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हुई तो इलेक्ट्रॉन बहुत रीडली लूज करेगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज वेरी हाई। Colored ions, many of lanthanoid ions are colored both in the solid and in the solution। और क्यों? हमने ऑलरेडी ट्रांजिशन एलिमेंट में कलर का रीजन देखा था, क्या था? डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या होना चाहिए? एफ एफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल्स। मतलब जिसमें भी एफ ऑर्बिटल पार्टली फिल्ड होगा वो कलर्ड आयंस होगा। Absorption bands are narrow probably because of the excitation within F level। Absorption band इसका narrow होता है। Absorption band narrow होने का क्या मतलब हुआ कि नहीं, absorption band narrow होने का मतलब ये हुआ कि different lengthenoid elements जो wavelength absorb कर ये FF transition करते हैं, उन wavelength में difference बहुत कम होता है। मतलब एक किसी certain wavelength के within ही ये FF ट्रांजिशन सबका हो जाता है। और जो कलर ये शो करेंगे वो कलर में भी ग्रेडिएशन, मतलब बहुत शार्प वेवलेंथ का डिफरेंस नहीं होता। ठीक है? La3+ and Lu3+ ions do not show any color due to vacant and fully filled d orbital। La3+ is lanthanum and Lu3+ is lutetium। इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं, क्योंकि एक में डी एफ ऑर्बिटल खाली है और दूसरे में F14 है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, lengthenoid ions other than F0 type and F14 type are all paramagnetic। अब देखो इसमें कुछ समझाने जैसा है ही नहीं, ऑलरेडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में समझा चुका हूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होगा। इसमें एग्जाम्पल भी दे दिया है साथ में। F0 किसमें है? लैंथनम 3+ एंड सीरियम 3+। और F14 किसमें है? टर्बियम 2+ एंड लुटेशियम 3+। द पैरामैग्नेटिज्म राइजेस टू मैक्सिमम इन नियोडीनियम। ये याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है कि पैरामैग्नेटिज्म मैक्सिमम किसमें होगा? नियोडीनियम में। यस। Lanthanides have very high magnetic susceptibilities due to their large numbers of unpaired f electrons। Magnetic susceptibility नियोडीनियम, मतलब यहाँ नियोडीनियम में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट है, इसीलिए पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसा कोई एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा जिसका सेम मैग्नेटिक मोमेंट रहता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि ये या तो 4f का होगा या तो 5f का होगा, तो दूसरे वाला। हाँ तो वो तो एक्टिनॉइड्स का हो जाएगा ना, हम तो लेंथेनॉइड्स पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीडोमिनेंटली दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथनम, गैडोलिनियम, लुटेशियम आर स्पेशली स्टेबल। क्यों स्टेबल होता है? लैंथनम में एम्प्टी और गैडोलिनियम में हाफ फिल्ड और लुटेशियम में कंप्लीटली फिल्ड एफ सबशेल की वजह से। लैंथनम, गैडोलिनियम और लुटेशियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है?
because of empty, half filled and completely filled f orbital respectively. लैंथेनम में क्या होगा f0, गैडोलिनियम में क्या होगा f7, 4f7 और ल्यूटेशियम में क्या होगा 4f14. Cerium and terbium shows +4 oxidation state. Why? Because cerium in +4 oxidation state has 4f0 and terbium in +4 oxidation state has 4f7. अभी कुछ देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था. Occasionally +2 and +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained. +2 और +4 compounds भी देखने को मिलते हैं solution में as well as in the solid state. This irregularity arises mainly due to extra stability of empty, half-filled or fully filled subshells means orbitals. मतलब ज्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. प्रीडोमिनेंटली का मतलब हुआ मुख्य तौर पे, मतलब मैक्सिमम लेंथेनॉइड्स में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है वो है +3. सीरियम एंड टर्बियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्यों +4 शो करेंगे? क्योंकि सीरियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4f0 हो जाएगा, टर्बियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4f7 हो जाएगा. The most stable oxidation state of lanthanides is +3. Most stable oxidation state generally क्या है +3. Hence the ions in +2 oxidation state tend to change in +3 by loss of electron acting as reducing agents, while those in +4 oxidation state tend to change to +3 oxidation state by gain of electron acting as good oxidizing agent in aqueous solution. This is also very important. ये आप याद रखिएगा, पहले ही डिस्कस कर चुका हूं. इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. लेंथेनॉइड्स का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है. तो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा लेंथेनॉइड्स, वो कैसा बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. व्हाई? बिकॉज इट विल बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग टू +3 स्टेट. और जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा लेंथेनॉइड्स, वो कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा एंड कन्वर्ट इनटू +3. राइट? इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Sm2+, Eu2+ and Yb2+ ions in solution are good reducing agent, but an aqueous solution of Ce4+ is a good oxidizing agent. दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो. बोलो. वो C4+ वो खुद रिड्यूस हो जाएगा और वो सबको ऑक्सीडाइज कर देगा. हाँ, तो क्यों? वो रीजन बताओ ना. सर इसीलिए वो सबको रिड्यूस कर देगा. अरे यार, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बताओ ना. बोलो, इतना समय नहीं है. चलिए इधर आइए. समेरियम और कौन सा था? यूरोपियम और टर्बियम था क्या? अच्छा, टर्बियम है ना. और हाँ, वो हो गया. और नेक्स्ट कौन सा था? लेकिन यहाँ पे रीजन जो है ना, मुझे लगता है कि प्रथम को मैंने डांट दिया
बट प्रथम सही बोल रहा था, आई अंडर एस्टिमेटेड यू। एक्चुअली Sm2 प्लस जो आपने यहाँ पे पढ़ा, दे ऑल वांट टू एंटर इनटू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे एंटर करेंगे ये? बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन दे विल बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे विल बी एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। और Ce4 प्लस व्हेन वांट टू अटेन Ce3 प्लस, क्या करना होगा? इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। और इसीलिए वो सब ऑक्सीडाइज या प्रॉपर्टीज देखिए इसकी, ये सभी सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, याद रखिएगा लैंथेनॉइड्स आर सॉफ्ट मेटल्स, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, दे टार्निश इन एयर रैपिडली, व्हाई? बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई रिएक्टिविटी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने पढ़ा ना, लैंथेनॉइड्स का लो होता है, मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो दे विल टार्निश रैपिडली इन एयर। ना, टार्निश का मतलब ये हुआ कि जब वो एयर में होंगे तो दे विल लूज देयर शाइन, मेटालिक लस्टर होता है ना, वो और ऑक्साइड फॉर्म करते जाएंगे। हार्डनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा हार्डनेस भी बढ़ेगा। इसमें ये स्पेशली याद रखना है प्लीज, समेरियम इज स्टील हार्ड, समेरियम की हार्डनेस जो है वो स्टील से कंपैरेबल है। दे आर ऑल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और याद रखना कि इसमें एक है ये प्रोमीथियम, प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव। सर एक ही रेडियो बीइंग स्टील हार्ड और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो समेरियम से ज्यादा एटॉमिक नंबर है, उससे भी ज्यादा हार्ड होगा? नहीं, जनरली जो है हार्डनेस इंक्रीज होगी, लेकिन इन सभी में समेरियम को स्पेसिफिकली बताया गया कि इसकी हार्डनेस जो है वो स्टील से कंपेरेबल है। अब स्टील से भी ज्यादा हार्ड हो सकता है। +3, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन करके, यस यस। स्टील में क्या होता है? निकल क्लोरीन और आयरन, कार्बन, इसमें हार्डनेस का काम क्यों होता है? कार्बन। सर लैंथेनाइड सीरीज में सिर्फ प्रोमीथियम ही वैरायटी है। हाँ, सिर्फ प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल कंबाइंस विथ हाइड्रोजन व्हेन जेंटली हीटेड इन गैस। लैंथेनॉइड मेटल को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ हीट किया जाए तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या फॉर्म करेंगे? हाइड्राइड। दे फॉर्म कार्बाइड्स लाइक Ln3C, Ln2C3 एंड LnC2, मतलब ये +3, सॉरी, हाँ हाँ, नहीं 4/3 नहीं होगा। These all carbides are being formed in the different oxidation state, +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कार्बाइड का फॉर्मेशन दिखाया है। When the metals are heated with carbon, अच्छा आगे रिएक्शन में बताता हूँ। They liberate hydrogen from dilute acids, ये तो जनरल मेटल की प्रॉपर्टीज है। डाइल्यूट एसिड्स के साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेंगे, एंड दे बर्न इन हैलोजेंस टू फॉर्म हलाइड्स, हैलोजन के प्रेजेंस में ये बर्न होते हैं एंड दे प्रोड्यूस हलाइड्स। आएगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। दे फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आल्सो, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ऑक्साइड ऑफ द टाइप M2O3 एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ द टाइप MOH3। These are all basic like alkaline earth metal oxides and hydroxides. जैसे alkaline earth metal oxide और alkaline earth metal hydroxide बेसिक नेचर का होता है, वैसे ही ये सभी कैसे होंगे? ऑल बेसिक इन नेचर। चलिए अब देखिए ये रहा रिएक्शन। लैंथेनाइड ऑन हीटिंग विथ कार्बन फॉर्मिंग LnC2, on burning with halogen they form LnX3, on
reacting with water they form LnOH whole thrice NH2. बर्निंग विद हैलोजन मतलब क्या होगा? लेंथेनाइड को आप Cl के साथ रख के और आग लगा, मतलब हीट करके, जब वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा ना तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, बर्न होगा, ठीक है। On reaction with acid form hydrogen, on burning with oxygen form Ln2O3, when heated with sulfur form Ln2S3 sulfides, and when heated with nitrogen they form nitrides. ठीक है, ये सभी रिएक्शन आपको चार्ट के फॉर्म में याद रखना है और ऐसे रिएक्शन लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आया द एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स का मतलब पहले ही बता दिया, ब्रेक चाहिए, ओके लेट्स टेक 2 minutes ब्रेक देन वी विल स्टार्ट। चलिए एक्टिनॉइड्स के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट एक्चुअली इज मेंट बाय एक्टिनॉइड्स। लेट अस सी दैट एक्टिनॉइड्स आर ऑल रेडियो एक्टिव, और इसके जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं मतलब एक्टिनॉइड एलिमेंट्स के, वो भी रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। इसमें सिर्फ थोरियम 232, यूरोपियम 235, सॉरी यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, नेपटूनियम सॉरी प्लूटोनियम 244, they have long half lives, rest all have short half life, ठीक है। all isotopes are radioactive with thorium, uranium 235, uranium 238 and plutonium, only they have long half lives, मतलब सिर्फ यही एलिमेंट आइसोटॉप्स हैं जिनकी हाफ लाइफ लॉन्ग है, जिनको स्टडी कर सकते हैं। बाकी सभी एक्टिनॉइड एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ हाफ लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है, जितने में उसको स्टडी करने जाओ वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए इनकी केमिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है, और थैंक गॉड कि आपको नहीं पढ़नी। Only thorium and uranium occur naturally and both are abundant in Earth's crust, है ना। थोरियम और यूरेनियम सिर्फ यही दो नेचुरली एग्जिस्ट होते हैं, यही दो नेचुरल हैं और अर्थ क्रस्ट में टिन से ज्यादा प्रेजेंट है। अदर्स आर ऑल मेड बाय न्यूक्लियर प्रोसेसेस, दे आर ऑल सिंथेसाइज्ड। The dominant oxidation state of actinoids is +3. सबसे ज्यादा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा? +3। पूछा जाता है स्टेट 1 सिमिलैरिटी बिटवीन लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, तो आप बोलोगे कि both the elements undergo contraction. लैंथेनॉइड shows lanthanide contraction, actinoid shows actinoid contraction. दूसरा सिमिलैरिटी that in both of them +3 oxidation state is dominant. Actinoids also exhibit +4 oxidation state. Some actinoids like uranium, neptunium and plutonium exhibit oxidation state even of +6. यूरेनियम, नेपटूनियम एंड प्लूटोनियम ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, मींस इनमें भी ये एग्जिस्ट करते हैं। द एक्टिनाइड्स शो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन लाइक लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, क्योंकि इसमें भी तो 5f इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग करेंगे, है ना, और पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा ही। So actinides show actinide contraction like lanthanide contraction due to poor shielding of the nuclear charge by 5f electrons. All the actinides are radioactive. Actinides are radioactive in nature. Repeated है. Actinoid contraction. The size of atom or M3 plus ion decreases regularly along actinoid series, and the steady decrease in ionic or atomic radii with increase in atomic number. This is called actinoid contraction. सेम एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में 4f की जगह 5f डाल के आप उसको फ्रेम करके एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाई? ये रहा रीजन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 5f इलेक्ट्रॉन कंपेयर्ड टू 4f इलेक्ट्रॉन्स। 4f इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो शील्डिंग होती है वो 4f इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग से भी पुअर होती है।
यही रीजन है दैट the actinoid contraction is greater than lengthenoid contraction. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, ये Ln नहीं होना चाहिए. Ln is the symbol of lengthenoid, जनरल सिंबल AC होना चाहिए. ठीक है, बाकी वही है, F0, F7, F14 एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे. पैरामैग्नेटिक ये भी होगा. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसकी लेंथेनॉइड से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. दे डू नॉट शो रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. मतलब रेगुलर ग्रेडेशन, रेगुलर चेंज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में देखने को नहीं मिलेगा. हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लो, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज हाई, जस्ट लाइक lengthenoids. कलर जनरली कलर्ड होते हैं. कलर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स. द आयंस कंटेनिंग 5f0 एंड 5f7 आर कलरलेस. नहीं, ये गलत है. 5f14, 5f0 और 5f14 जिसमें होगा वो कलरलेस होगा. जैसे देखो U3 प्लस में 5f3 है, रेड कलर का होता है, और नेप्टूनियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 5f4 है, ये ब्लूइश कलर का होता है. थैंक यू. थोड़ा सा इसके यूजेस में एलॉय, मिश मेटल वगैरह है, वो आप खुद से कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. वो रिमेम्बरिंग पार्ट है, उसको लर्न करना है. उसमें मेरा कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, आपको समझाने वाला पार्ट नहीं है. ठीक है, चलिए. सो वी हैव कंप्लीटेड D and F block elements. That's all for today. Tomorrow we are going to start the most amazing and interesting chapter of inorganic chemistry, coordination compounds. ठीक है.